हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास पॉलिटिकल साइंस, भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध। अब एक्चुअल में पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार विदेशी संबंध होता क्या है, और फिर ये भारत के विदेशी संबंध किस देश के साथ कैसे रहे, वो चीजें हमें क्लियर करनी होंगी। तो देखो, सबसे पहले तो विदेशी संबंध को हम समझते हैं। मैं आपको समझाता हूं एक चीज। अब हमारे कई सारे पड़ोसी होते हैं। अब हर एक पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे हो ये जरूरी नहीं है ना। एक इंडिविजुअली हम अपने घर के लेवल पे देखें तो हमारे भी बहुत सारे पड़ोसी होते हैं ना, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। कहने वाला है कुछ के साथ तो हमारी बहुत अच्छी बनती है और कुछ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। ठीक है। अब उसी चीज को अगर हम समझे पूरे भारत देश के लेवल पे, तो पूरे भारत देश के भी संबंध होंगे कई विदेशों से। कुछ देशों के साथ बहुत अच्छी बनती होगी और कुछ देशों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती होगी। तो यही चीज हमें क्लियरली समझनी है, किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। मेनली इस चैप्टर में फोकस किया गया चीन और पाकिस्तान। देखो, भारत के विदेशी संबंध कब से स्टार्ट होंगे, पहले हमें यह समझना चाहिए। तो जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद कब होता है? 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये वो टाइम है जब से भारत के विदेशी संबंध बनने शुरू हो गए, यानी भारत के विदेश के साथ नीतियां बननी शुरू हो गई। अच्छा, अब भारत जब विदेशी संबंध बनाएगा तो सबसे पहले भारतीय संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है कि भारत क्या है? संप्रभु गणराज्य है। संप्रभु शब्द का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। एक वर्ड आ गया यहाँ पे, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा देश जिसके विदेशी संबंध खुद वो देश तय करे, ना कि कोई दूसरा उस पर ला दे। समझ गए? जब ऐसी कंडीशन है, हमें अपने आप को संप्रभु बनाना है, यानी हमें अपने विदेशी संबंध, विदेशी फैसले खुद लेने हैं, तो हमें एक चीज देखनी होगी उसमें। वो चीज क्या है भाई? कि कोई हमारे पर अपने फैसले ना ला दे। अब जब भारत आजाद होता है, कब आजाद हुआ? 47 में। अब उस टाइम पे कंडीशन ऐसी बन रही थी ना, 1945 की हम बात करें तो पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। कितने? दो। एक यूएसए, एक यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके बीच में क्या चल रहा था? शीत युद्ध। क्या चल रहा था? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध की सिचुएशन में पूरा भाग पूरे तरीके से पूरा विश्व पूरे तरीके से दो भागों में बटा हुआ है। एक पश्चिमी वेस्ट है ना, एक पूर्वी। ठीक है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। पूरा वर्ल्ड दो भाग में बढ़ चुका है। एक कौन सा है? पश्चिमी खेमा, दूसरा है पूर्वी खेमा। अब भारत आजाद होता है, भारत के सामने समस्या। अब देखो, इनकी पहले तो विचारधारा को हमें समझना होगा। इसकी विचारधारा क्या थी भैया? पूंजीवाद। क्या थी? और इनकी विचारधारा क्या थी? समाजवाद। अब अगर भारत अमेरिका का साथ देता है या भारत सोवियत संघ का साथ देता है, तो भारत को उन्हीं के फैसलों के हिसाब से चलना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो महाशक्तियां हैं, वो जो बोलेंगी वो भारत को करना पड़ेगा। यानी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? पाकिस्तान को मारना है, उस पर हमला करना है या नहीं करना, वो तय कौन करता? ये या ये। समझ गए? तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम ना इसमें शामिल हुए ना हम इसमें शामिल हुए। हमने एक नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति। कौन सी नीति? गुट निरपेक्षता की नीति। नेम नॉन अलाइन मूवमेंट। किस चीज को फॉलो किया हमने? नॉन अलाइन मूवमेंट को। नॉन अलाइन मूवमेंट ये नव स्वतंत्र देशों का एक आंदोलन था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नव स्वतंत्र का मतलब क्या था? जो ब्रिटेन के चंगुल से अभी स्वतंत्र हुए थे, जिसमें ज्यादा अफ्रीका और एशिया के देश थे। इसलिए यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है एफ्रो एशियाई सम्मेलन। जो ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन है, ये जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन है, इसकी शुरुआत कब? 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955। जो कहां हुआ था? अफ्रीका के बांडुंग शहर में। कहां हुआ था? अफ्रीका के बांडुंग शहर में। इसी की तर्ज पे आगे बढ़ के 1961 में बेलग्रेड में
गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन पूछे अगर अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ, ये अफ्रीका और एशिया के देशों की एक मीटिंग थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो 1955 में, और कहाँ हुआ, अफ्रीका के बांडुंग में। और सेकंड क्वेश्चन अगर पूछे कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब और कहाँ हुआ, तो 1961 में, और कहाँ हुआ, बेलग्रेड में। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सबको? अब आगे देखिए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं हम। ये हमारी यहाँ से विदेश नीति धीरे धीरे बुन रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विदेश नीति, तो विदेश नीति को बनाने के लिए एक कौन होना चाहिए, विदेश नीति को बनाने के लिए एक विदेश नीति बनाने वाला लीडर होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था उसमें क्या था बेटा, कि जो अब ये हम बात कर रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक चीज पहले समझो आप, कि हल्का सा रह गया इधर, ये अफ्रीका की जगह इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। ये जो अफ्रो एशियाई सम्मेलन है वो अफ्रीका के नहीं, इंडोनेशिया के एक शहर में हुआ है, ठीक है, जो है बांडुंग। क्या है? बांडुंग। समझ गए? यही मीटिंग आगे आके बदलती है किसमें, गुटनिरपेक्ष में। अब जब हमने गुटनिरपेक्षता को अपना लिया, तो अब देखो, इसे भी अपनाने से पहले हमारे पास कोई भी अगर हम प्लानिंग बनाते हैं, हम घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जाने के लिए एक ट्रिप प्लानर होता है जो हमारी पूरी ट्रिप को प्लान करता है। वैसे ही अगर हम इतनी घर चला रहे हैं, तो घर पे भी एक पर्सन होता है जो बताता है कि हाँ भाई इस पड़ोसी के संबंध ऐसे रखने हैं, इस पड़ोसी के साथ ऐसे रखने हैं। कहने का मतलब क्या, अगर छोटे छोटे लेवल पे हमें एक लीडर चाहिए समझाने के लिए, तो ये तो भारत देश की विदेश नीति तय करना है। और भारत जो विश्व का बहुत बड़ा भाग है ना, तो ऐसी कंडीशन में एक नेता चाहिए जो भारत की विदेश नीति को प्रॉपर तय करे। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री ही यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहर लाल नेहरू। इन्होंने विदेश नीति का कार्यभार अपने सिर पर लिया और 1964 तक, यानी टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक ये भारत की विदेश नीति को तय करते रहे। यानी इन्होंने पूरे तरीके से भारत की विदेश नीति को तय किया कि एक्चुअल में हमें भारत की विदेश नीति को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अपनाना है, हर एक चीज इन्होंने तय की। कब तक? 1964 तक, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है बेटा इसमें से, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं। पहला क्या था भाई? पहला था संप्रभुता को बचाए रखना, पहला संप्रभुता, दूसरा अखंडता। अब पहले इन दोनों का मतलब समझो आप। संप्रभुता का मतलब मैंने आपको बताया ही है ना। संप्रभुता का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? संप्रभुता का मतलब था कि हमारी विदेश नीति है भारत खुद तय करे, ठीक है। और अखंडता का मतलब क्या है? कि पूरा अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? हमारा एक सपना हुआ करता था कि हमारे भारत पूरे तरीके से एक रहे, है ना। और तीसरे विदेश नीति का मेन उद्देश्य क्या था भाई? विदेश नीति का तीसरा बड़ा उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना। आर्थिक विकास को तेज करना, ये 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे किसके? नेहरू जी की विदेश नीति के, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हम अपने पड़ोसी देश चाइना से संबंधों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किससे? चाइना से। समझ गए? अब देखो, चीन से हमारे संबंध समझाने के लिए मैं आपके लिए मैप का इस्तेमाल करूं तो बढ़िया रहेगा, है ना। कैमरामैन फोकस करो यहाँ। तो देखिए, जब हम मैप से समझते हैं इसे, तो ये रहा हमारा पूरा विशाल भारत, ये रहा चीन, चाइना, है ना। चाइना से शुरू से ही एक नीति अपनाई है साम्राज्यवाद की। क्या नीति अपनाई है? साम्राज्यवाद की। जब चाइना ने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई है, देखो पहले हम इसकी बात करें, ये तिब्बत। तिब्बत क्या है? भारत और चीन के बीच एक स्वायत्त क्षेत्र था, यानी एक संधि हुई थी। वो संधि क्या कहती थी कि ना भारत चीन पे अटैक करेगा और ना भारत तिब्बत पे अटैक करेगा, ना चीन तिब्बत पे अटैक करेगा।
यानी तिब्बत जो है वो भारत और चीन के बीच एक स्वायत्त क्षेत्र बना रहेगा। लेकिन 1950 में कब चाइना अटैक्ड ऑन तिब्बत, एंड जैसे ही चाइना ने अटैक किया किस पे, तिब्बत पे, तो भारत को समझ आया क्या कि चीन उधर की संस्कृति को बर्बाद करना चाहता है, उधर के कल्चर को बर्बाद कर रहा है। लेकिन भारत डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच हुई थी पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, जिसमें भारत की साइड से किसने साइन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन की साइड से किसने किए थे? चाओ एन लाई ने। ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। इसके 5 सिद्धांत थे, जिनमें से एक सिद्धांत ये था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। 2 सिद्धांत मैंने बताए। अभी कितने बताए मैंने? सिर्फ 2। पहला क्या कि एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे भैया? डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। और दूसरा क्या? एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भारत ने चाइना का डायरेक्ट विद्रोह नहीं किया, यानी वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट उसका विरोध नहीं किया। तब क्या होता है बेटा कि जब इधर की संस्कृति को छिन भिन किया जा रहा है, तो यहां से एक धार्मिक गुरु दलाई लामा, क्या नाम है? दलाई लामा, ये यहाँ के धार्मिक गुरु थे तिब्बत के। वो भारत के पास आते हैं, भारत में आके मांगते हैं शरण। भारत की एक नीति है, क्या है वो? अतिथि देवो भव। जब भारत की ये नीति है अतिथि देवो भव, तो इस नीति के अनुसार भारत शरण देने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो दलाई लामा है वो हमारे क्या है? मेहमान है। तो भारत ने उन्हें यहाँ पे धर्मशाला में, कहाँ पे? धर्मशाला, यहाँ पे भारत ने उन्हें शरण दी। जब इन्हें शरण मिल गई तो चीन ने समझ लिया क्या कि भारत हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अब भारत पंचशील समझौते को बहुत मानता रहा। क्यों? क्योंकि देखो बात बताता हूं मैं, 1947 में भारत आजाद हुआ, 49 में चीन की भी क्रांति हो गई, यानी चीन और भारत लगभग एक साथ विश्व पटल पर आए। जब ये एक साथ विश्व पटल पर आते हैं तो दोनों में क्या होता है? बड़ा भाईचारा यार, एकदम नारे लग रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन भाई निकला कसाई, ठीक है। भारत भरोसा करता रहा और उसने भरोसे को बिल्कुल ही तोड़ दिया, है ना। भारत क्या मानता रहा कि पंचशील समझौते के तहत एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता। लेकिन चीन ने क्या कर दिया? भारत पर हमला कर दिया। कब? 1962 में। जब 1962 में चीन ने भारत पर अटैक किया तो इधर एक अटैक इधर से हुआ, एक अटैक इधर से हुआ, ठीक है। इस युद्ध का परिणाम हमें देखने को मिला क्या कि भारत का इधर जो नेफा क्षेत्र माना है, ये क्षेत्र, और लद्दाख का एक क्षेत्र है अक्साई चिन, इसका कुछ हिस्सा चाइना ने क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या हुआ? इससे नेहरू जी की छवि धूमिल हो गई, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका विभाजन हो गया। तो अब जब भारत युद्ध हार गया, उसके साथ ही हमारे रक्षा मंत्री पर सवाल उठने लगे। उस टाइम के जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण, इन पर सवाल उठने लगे। सवाल क्या उठने लगे? कि भाई युद्ध की तैयारी नहीं की, है ना, तो इन्हें अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी युद्ध के 4 परिणाम भी मैंने आपको बता दिए। पहला परिणाम क्या? हमारे जगह का हिस्सा छिन गया 2 जगह से। दूसरा पॉइंट क्या कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी छवि धूमिल हो गई। तीसरा पॉइंट क्या कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 2 भागों में बट गई। चौथा पॉइंट क्या कि वी.के. कृष्ण मेनन को अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ गया। अब देखो, संबंध बिगड़ते हैं तो संबंध सुधरते भी हैं। अब कैसे? फिर धीरे धीरे चाइना और भारत के संबंध सुधरने लगे। तो देखो 1970 में जैसे ही चाइना की लीडरशिप बदलती है तो चाइना क्या करने लगता है? अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलने लगता है। तो यहाँ से जो वाद विवाद होते हैं ना, वो आर्थिक रूप से बिजनेस में यानी ट्रेड में, व्यापारिक रूप में बदलने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही 1970 के दशक में प्रधानमंत्री बदले, इन्होंने आर्थिक नीति को अपनाना शुरू किया, तो भारत और चाइना व्यापार की ओर बढ़ने लगा। और 1979 की मैं आपको बात बता दूं तो 1979 में क्या हुआ बेटा? जो हमारे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने चीन का दौरा किया। और उसके बाद जब मैं बात करूं कब की, 1979
9 के बाद की बात करूं, 1988 में अगले प्रधानमंत्री कौन थे? 1988 में राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी चीन का दौरा किया। और 1999 की बात करूं तो उस टाइम से लेकर लगातार क्या होने लगा, हमारा चाइना से 30% पर ईयर बिजनेस बढ़ने लगा। और आज के टाइम पे ट्रेड के मामले में भारत और चीन के संबंध काफी अच्छे हैं। लेकिन आज भी भारत उसकी कई नीतियों का विरोध करता है, जैसे कि एक चाइना वन बेल्ट वन रोड बन रहा है। वन बेल्ट वन रोड क्या है? ये चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक सड़क है, जिससे भारत को खतरा है कि वो भारत को चारों ओर से घेर रही है। क्लियर हुई बात? यानी वाद विवाद भारत और चाइना के चलते ही रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इंडिया और चाइना के पूरे जो संबंध है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ आ गए होंगे। अब जो इससे अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है, वो 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर में से। एक भारत और पाकिस्तान के संबंध, और एक रह गए हमारे भारत की परमाणु नीति, यानी किस तरीके से भारत ने न्यूक्लियर पावर, कैसे भारत न्यूक्लियर पावर बना और उसने किस उद्देश्य से न्यूक्लियर बनाया, वो चीज़ हमें समझनी है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपको यहाँ तक पूरी वीडियो समझ आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा के पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।